बफर सॉल्यूशन का अगला टाइप हम लोग देख रहे हैं बच्चों, बेसिक बफर सॉल्यूशन। अगर हम कोई वीक बेस ले लें, हम यदि बच्चों यहाँ पर कोई वीक बेस लें और उस वीक बेस का साल्ट लेते हैं बच्चों किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। आपने वीक बेस लिया और इसी वीक बेस का हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में साल्ट लिया, साल्ट ऑफ वीक बेस विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने जो वीक बेस लिया है उसी वीक बेस का हमें स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में साल्ट लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों NH4COH, NH4OH आप लोग जानते हैं एक वीक बेस है और इसी वीक बेस का हमने साल्ट लिया किसके साथ में, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जैसे ये किसका साल्ट है बच्चों, दिस इज द साल्ट ऑफ NH4OH। भाई NH4OH एक वीक बेस है और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में आपने साल्ट ले लिया, ये लीजिए साहब कुछ इस तरह से। अब या फिर हम लोग यहाँ पर लेते हैं बच्चों, सपोज कीजिए CuOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और इसी वीक बेस का हमने साल्ट लिया बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जैसे ये कॉपर हाइड्रोक्साइड, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, ये वीक बेस है और इस वीक बेस का बच्चों हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में साल्ट ले लिया। या फिर बच्चों हम लोग यहाँ पर लेते हैं FeOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस है और इसी वीक बेस का हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में साल्ट लेते हैं। ये लीजिए साहब, हमने फेरिक नाइट्रेट ले लिया। अब फेरिक नाइट्रेट किसका साल्ट होगा बच्चों, फेरिक नाइट्रेट साल्ट होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड और साथ में बच्चों HNO3। सो यदि हम लोग क्या करें, यदि हम बच्चों कोई वीक बेस लें और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में साल्ट, हमने कोई वीक बेस लिया और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में साल्ट, वीक बेस लिया और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में साल्ट, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है बच्चों दैट यू कॉल एज बेसिक बफर सॉल्यूशन। इसे हम लोग क्षारीय बफर विलयन कहा करते हैं। ये बेसिक बफर होगा। ऑब्वियसली बिल्कुल उसका अपोजिट जो पिछली बार आप लोगों ने एसिडिक बफर सॉल्यूशन में देखा। ये एग्जांपल्स जो हैं बच्चों इन्हें कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि अब मैं इन्हें मिटाने जा रहा हूँ। मेरे पास में जगह कम रहेगी, अदरवाइज मैं नहीं मिटाता। आप जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर बच्चों हम लोग समझते हैं, जैसे ये हमने NH4OH वाला जो लिया बच्चों, इस NH4OH को जब आपने सॉल्यूशन बनाया, जब आपने इसे पानी में घोला, व्हेन यू डिजोल्व दिस इनटू वाटर, तो आप इसे जब वाटर में घोलते हो बच्चों तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अमोनियम आयन और साथ में बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन। भाई आपको यहाँ पर एक तो अमोनियम आयन मिला और हाइड्रोक्साइड आयन मिला। अब ये जो आपको मिला बच्चों यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो सिर्फ NH4OH का नहीं लिया है, हमने NH4Cl भी इसी में लिया है। और NH4Cl चूंकि एक स्ट्रॉन्ग साल्ट है, भाई एसिडिक पार्ट इसमें स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा। ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा साहब। ये लीजिए इस तरह से कुछ हमारे पास में प्रोसेस रहेगी, कुछ केमिकल रिएक्शन रहेगी। यहाँ आपको रिवर्सिबल मैनर में लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए, उसका टेंशन मत पालिएगा भैया कि हम रिवर्सिबल लिखें कि नहीं लिखें। कुछ टीचर्स इस बात को भी बड़ी चिपका के बात करते हैं। मेरे ख्याल से वो कोई सेंसिबल बात नहीं है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है, ये रिएक्शन पूरी तरह से, चूंकि ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है, इसलिए अगर मैं इरिवर्सिबल मैनर में भी लिखता हूँ तब भी ठीक, और अगर रिवर्सिबल मैनर में लिखता हूँ तब भी गलत बात तो नहीं होगी। एनीवेज, अब बच्चों यदि मैं इसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट KB लिखूं, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने का एक ही घिसा पिटा तरीका बच्चों, आपको न्यूमरेटर में प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन लिखने होते हैं, न्यूमरेटर में आपको प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन लिखने होते हैं और डिनोमिनेटर में आपको रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन लिखने हैं। भाई न्यूमरेटर में आप किसको लिखेंगे, प्रोडक्ट को, और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट को। अब यहाँ से बच्चों यदि मैं OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूँ तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बच्चों, KB, और न्यूमरेटर में हमने लिखा NH4OH को और डिनोमिनेटर में बच्चों हमने अमोनियम आयन को। न्यूमरेटर में आई वुड राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH एंड डिनोमिनेटर इट इज अमोनियम आयन। अब बच्चों यहाँ मैं फिर वही काम करता हूँ जो पिछली बार मैंने किया, मैं लॉगरिथम लेता हूँ और अगर बेस नहीं लिखा तो वो अंडरस्टूड है कि बेस 10 है। मैंने दोनों बाजू लॉगरिथम लिया, ये लीजिए, ये अमोनियम आयन, न्यूमरेटर में NH4OH और डिनोमिनेटर में अमोनियम आयन। अब log m इंटू n क्या होता है बच्चों, log m इंटू n होता है log m, log m इंटू n होता है बच्चों log m प्लस log n। ये लीजिए NH4OH, भाई न्यूमरेटर में आप NH4OH
और डिनोमिनेटर में आप अमोनियम आयन को लिख रहे हैं। भाई देखिए, आपने दोनों साइड लॉग लिया। भाई पहले तो आपके पास में OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये न्यूमरेटर में चला गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब आप दोनों साइड लॉगरिथम लीजिए बच्चों, लॉगरिथम लेंगे और फिर log m इंटू n क्या होगा, वही घिसी पिटी सी बात होगी ना, log m प्लस log n। अब ये log और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर यदि बच्चों मैं दोनों साइड माइनस साइन ले लूँ, यदि मैं दोनों साइड क्या ले लूँ बच्चों, माइनस साइन, तो माइनस साइन लेने पर क्या होगा, ये माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और ये बच्चों माइनस लॉग KB माइनस लॉगरिथम ऑफ, न्यूमरेटर में यू हैव रिटन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज अमोनियम आयन। एंड व्हाट इज दिस, ये जो होता है बच्चों, दिस यू नो दैट इज इक्वल्स टू POH। यही POH की डेफिनेशन के हिसाब से POH आएगा बच्चों। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज PKB, ये PKB होगा बच्चों। और माइनस जो है बच्चों, अगर मैं इसका पलटा मार देता हूँ, इसका पलटा मार देता हूँ, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनकर आएगी आपके पास में। आप लोग जानते हैं log 1/x को, मैंने आपको बताया भैया पिछली बार वाले केस में, log 1/x को आप माइनस log x लिख सकते हैं। सो ये आपके पास में इस सॉल्यूशन का POH आ गया। इस सॉल्यूशन का जो POH आ गया बच्चों, वो क्या आ गया, PKB माइनस लॉगरिथम ऑफ KB क्या, PKB। और बच्चों यहाँ अगर आप इसका पलटा मार देंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन को एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ एक बार और लिख देता हूँ। ये लीजिए, इस सॉल्यूशन का POH और ये बच्चों इसका PKB, और ये लॉगरिथम ऑफ, न्यूमरेटर में हमें किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना है बच्चों, अमोनियम आयन का, अमोनियम आयन का, और डिनोमिनेटर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। एज सच ये जो कॉन्सेंट्रेशन लिखे जाते हैं बच्चों, ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, दीर्घ कोष्ठक में लिखे जाते हैं। मैं छोटी ब्रैकेट भी लगा दिया करता हूँ कई बार, जल्दी जल्दी लिखना है चलेगा, कुछ भी लिख दीजिए, समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एनीवेज, अब यहाँ ये जो कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं बच्चों, ये कौन से लिखते हैं, हमने ये जो अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन के जो लिखे हैं, वो कौन से लिखे हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम के बाद के लिखे हैं। हमने ये जो कॉन्सेंट्रेशन लिखे, ये कौन से लिखे बच्चों, आफ्टर द इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था प्राप्त हो जाने के बाद में क्या पिक्चर आई, ये वो वाली पिक्चर है। और उसी पिक्चर को आगे बढ़ाया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, पिक्चर यहाँ तक पहुँच गई। दीज आर द कॉन्सेंट्रेशंस आफ्टर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आने के बाद के। अब होगा क्या बच्चों, ये तो आपको समझ में आ चुका कि हाँ साहब, हमें यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन लिखने हैं वो इक्विलिब्रियम के बाद के लिखने हैं, और मतलब ये दीज आर द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब फिर वही बात आएगी बच्चों कि यहाँ ये जो अमोनियम आयन आया, कुल मिलाकर सॉल्यूशन में जो अमोनियम आयन आया बच्चों, वो कहाँ कहाँ से आया, सॉल्यूशन में जो अमोनियम आयन आया बच्चों, वो एक तो बेस से आया, और दूसरा वो जो अमोनियम आयन आया बच्चों, वो साल्ट से आया, वो दोनों से मिलाकर आया। भाई यहाँ पर हमें जो एक्चुअली यहाँ जो अमोनियम आयन का लिखना है कॉन्सेंट्रेशन, वो फाइनल इक्विलिब्रियम के बाद का लिखना है, और टोटली कितना है, क्योंकि अमोनियम आयन इज मेड बिकॉज ऑफ फर्स्ट रिएक्शन एंड बिकॉज ऑफ सेकंड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन के कारण आ रहा है। अमोनियम आयन बच्चों फर्स्ट रिएक्शन के कारण भी आ रहा है और सेकंड रिएक्शन के कारण भी आ रहा है। हमें यहाँ पर टोटल लिखना है, मतलब बेस के कारण कितना और साल्ट के कारण कितना। अब होता यह है कि बेस के कारण तो लगभग ना के बराबर आता है, बेस के कारण तो लगभग ना के बराबर आता है बच्चों, जो आता है वो साल्ट के कारण ही आता है। सो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेस के कारण इसलिए कम आता है बच्चों, क्योंकि जो बेस लिया आपने वो बहुत वीक लिया है। यू हैव टेकन अ बेस विच इज़ वेरी वीक, आपने चूंकि बहुत वीक लिया है बच्चों, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो लिखते हैं बच्चों, वो पहली बात तो इसके कारण बहुत वीक है, इसलिए इसके कारण लगभग ना के बराबर आता है, और सेकेंडली बेचारा कॉमन आयन इफेक्ट के कारण और भी मर गया, तो लगभग ना के बराबर आया। जो आया वो इसी के कारण आया। अब आपने देखा कि हाँ सॉल्यूशन में जितना भी अमोनियम आयन आ रहा है, दैट इज सोलली बिकॉज ऑफ द साल्ट, उस साल्ट के कारण आ रहा है। अब यहाँ एक और बात भी तो है कि साल्ट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग साल्ट इज ऑलमोस्ट 100% आयनाइज। सो हम कह सकते हैं बच्चों कि फाइनली आपको जितना अमोनियम आयन मिलता है उतना ही शुरुआत में क्या रहा होगा, उतना ही शुरुआत में बच्चों NH4Cl साल्ट रहा होगा भाई, क्योंकि NH4Cl तो लगभग पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। तो फाइनली अमोनियम आयन आपको उतना ही मिलता है जितना आपने शुरू में अमोनियम क्लोराइड लिया था।
फाइनली आपको अमोनियम आयन उतना ही मिलेगा जितना आपने इनिशियली क्या लिया था बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। पिक्चर समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड इज ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज्ड, सो दैट व्हाट वी टुक इनिशियली इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन फाइनली, एक बात। और दूसरी बात ये होती है बच्चों कि ये जो NH4OH होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये काफ़ी वीक होता है, ये काफ़ी वीक होता है, इसलिए इसके इनिशियल और फाइनल में कोई खास चेंजेस नहीं आते भाई, ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। तो जितना आपने शुरू में लिया था ऑलमोस्ट उतना ही आपको बाद में मिल जाएगा भाई, जितना आपको शुरू में मिला था उतना ही आपको बाद में मिल जाएगा, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट नॉट आयोनाइज। हम यूँ कहें कि ये लगभग ना के बराबर वियोजित हो रहा है, कुछ डिसोसिएशन इसमें हो ही नहीं रहा। सो जितना आपने इनिशियली लिया था उतना ही आपको फाइनली मिल जाएगा। सो इस तरीके से बच्चों आपके पास में जो POH है दैट इज इक्वल टू PKB प्लस PKB है साहब, और प्लस न्यूमरेटर में आपको क्या लिखना है बच्चों, न्यूमरेटर में आपको लिखना है अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइनली, अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइनली। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो उतना ही है जितना अमोनियम क्लोराइड इनिशियली था, जितना इनिशियली था, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड फाइनली जितना मिल रहा है बच्चों वो उतना ही है जितना कि वो इनिशियली था। सो ये आप फाइनल वालों को इनिशियल से चेंज कर देते हो, फाइनल वालों को इनिशियल से चेंज कर देते हो। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ बच्चों, जब मैं यहाँ से यहाँ तक लिखते हुए आया तो मैंने कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिया। अप्रॉक्सीमेशन तो यहाँ जाकर शुरू होता है, यहाँ जाकर बच्चों अप्रॉक्सीमेशन शुरू होता है। इनफैक्ट यहाँ पर भी जाकर अप्रॉक्सीमेशन शुरू नहीं हुआ, यहाँ जाकर शुरू हुआ कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितना भी अमोनियम आयन आ रहा है वो साल्ट के कारण आ रहा है, बेस के कारण लगभग ना के बराबर आ रहा है। तो ये तो हमने जो लिखा ये तो सिंपली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है कि हाँ साहब टोटल जो होगा वो इन दोनों के कारण होगा और इसके कारण जो होगा वो लगभग 0 होगा। सो यहाँ जाकर आपके अप्रॉक्सीमेशन शुरू हुए और आपने देखा कि फाइनल वालों को आपने इनिशियल से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर यू हैव सीन दैट हमें जो लिखने होते हैं बच्चों वो फाइनल वाले लिखने होते हैं और क्वेश्चन जब भी देंगे वो इनिशियल वाला ही देंगे आपको। तो आप या तो फिर उनसे फाइनल निकालिए, अदरवाइज थोड़ा सा लगभग अप्रॉक्सीमेशन लेकर आप ऐसा कर दीजिए। सो बच्चों ये जो आपके पास में आ गया POH, दिस इज PKB प्लस न्यूमरेटर में आपने किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखा, न्यूमरेटर में आपने बच्चों साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखा, डिनोमिनेटर में हमने बेस का कॉन्सेंट्रेशन लिखा। और ये जो इक्वेशन हमारे समक्ष बनकर आई है बच्चों, व्हाट इक्वेशन वी हैव फाउंड हियर इज कॉमनली कॉल्ड एज बच्चों हेंडरसन इक्वेशन। भाई POH बराबर PKB प्लस लॉगरिथम ऑफ साल्ट अपॉन बेस, ये जो इक्वेशन आपके समक्ष आई है इस इक्वेशन को हम लोग क्या नाम दिया करते हैं बच्चों, इसे हम नाम दिया करते हैं हेंडरसन समीकरण, हेंडरसन इक्वेशन, जैसा आप लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखी थी। तो यहाँ तक की तो कहानी बच्चों बिल्कुल सही है, यहाँ तक की इनफैक्ट उसके बाद में कुछ अप्रॉक्सीमेशन लिए हैं। हम लोग इस पर सवाल करते हैं, समझ करते हैं। अगर आपने ये नहीं करा भैया तो ये लीजिए, मैं साइड में खड़ा हूँ, पहले कॉपी कर लीजिएगा उसके बाद में सम कीजिएगा। चलिए साहब, हम को एक सॉल्यूशन दे रखा है बच्चों, या हमें ये बोला है बच्चों कि हमने इक्वल वॉल्यूम्स मिलाए, वी हैव मिक्स्ड इक्वल वॉल्यूम्स। मैं जब भी कभी कोई फंडा कराता हूँ बच्चों, मेरी आदत है मैं हमेशा बेसिक किस्म के सम से कराता हूँ, फंडे भी क्लियर होते हैं और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। कोई संदेह वाली बात नहीं बच्चों कि अगर आप आसान प्रॉब्लम से भी शुरू करते हो तो दैट इज़ नॉट अ थिंग, चीज़ें प्रॉपर यहाँ होनी चाहिए। यहाँ चीज़ें अगर प्रॉपर हैं तो डेट्स ओके। फिर आपको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी आती है, भाई प्रॉब्लम तो बननी फंडों से ही है, कोई आसमान से प्रॉब्लम उतर कर नहीं आएगी, जो भी आएगी वो आपके फंडामेंटल्स पर, कॉन्सेप्ट्स पर आएगी। एनीवेज, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड या फिर एक काम करते चलिए, इस बार हम थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग कर देते हैं भैया। हमने 1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 1 लीटर, इसका 1 लीटर, और 1 मोलर अमोनियम क्लोराइड, 1 मोलर अमोनियम क्लोराइड का 2 लीटर बच्चों हमने आपस में मिक्स कर दिया। 1 लीटर इसका, 1 लीटर इसका 2 लीटर आपस में मिक्स कर दिया। कैलकुलेट pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बच्चों आपको pH बताना है। वीडियो को आप क्षणिक देर के लिए पॉज करके खुद से करें बच्चों, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें और करें। तो देखिए, सबसे पहली बात बच्चों मैं इसके लिए M1V1 बराबर M2V2 लगाता हूं। अब देखिए
इसमें पहले मोलरिटी कितनी थी बच्चों, पहले मोलरिटी थी 1 और वॉल्यूम था इसका 1, और बाद में मोलरिटी हमको नहीं पता, लेकिन बाद का वॉल्यूम जो है बच्चों वो 1 + 2 हो जाएगा, बिकॉज 1 लीटर इसका 2 लीटर इसका जब दोनों को मिला दोगे तो फाइनली 3 लीटर हो जाना है भाई। V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ से M2 निकालें बच्चों, तो इसकी जो नई मोलरिटी आ रही है दैट यू कैन फाइंड इज 1/3 मोलर। पहले की मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, बाद की मोलरिटी इतनी, बाद का वॉल्यूम इतना, M2 की वैल्यू 1/3 है। और यहाँ अगर हम देखें बच्चों तो पहले की मोलरिटी इतनी और वॉल्यूम इतना, और बाद की मोलरिटी हमको मालूम करनी है, और बाद का वॉल्यूम जो है साहब वो ऐसा होगा। आई रिपीट, पहले की मोलरिटी कितनी 1 थी और वॉल्यूम 2 लीटर था, बाद की मोलरिटी M2, वॉल्यूम टोटल वही दोनों का 1 + 2 हो जाएगा। अब इस बार मोलरिटी निकालिए बच्चों, इसकी जो मोलरिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू 2/3 मोलर, 2/3 मोलर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम लोग समझें तो अभी सॉल्यूशन में, मतलब अब जो फाइनली जो सॉल्यूशन बना, जो फाइनली सॉल्यूशन बन चुका बच्चों इन दोनों को मिला देने के बाद, क्योंकि ये जो आपको मोलरिटी दे रखी थी वो इन दोनों की इंडिविजुअल अलग अलग दे रखी थी भाई, एक वेसल ऐसा था, एक वेसल ऐसा था, दोनों को मिला दिया, एक नया वेसल बन गया। ये फाइनल सॉल्यूशन भाई, दोनों अलग अलग थे भाई, पहला वाला सॉल्यूशन इसमें रखा था, ये वाला सॉल्यूशन इसमें रखा था, मिला देने के बाद कुछ ऐसी पिक्चर आ गई। सो जो फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना बच्चों, फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बना उसमें क्या आया, उसमें 1/3 मोलर कौन है बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 1/3 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और उसमें 2/3 मोलर कौन है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। उसमें 1/3 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, 2/3 अमोनियम क्लोराइड है, यही कुछ है। फाइनली जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, जो परिणामी विलयन बना बच्चों, उसमें 1/3 मोलर ये है, 2/3 मोलर ये है। अब ये तो बच्चों एज इट इज रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, दिस वुड बी डिसोसिएटेड इनटू 2/3 मोलर अमोनियम आयन एंड 2/3 मोलर ऑफ क्लोराइड आयन, कुछ ऐसा ही होगा बच्चों। ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, बेचारा बहुत कम डिसोसिएट होगा, पहले ही उसकी ताकत बहुत कम थी और उसमें आपने कॉमन आयन मिला दिया तो डिसोसिएशन उसका और भी कम हो गया। सो ये तो बच्चों एज इट इज रहा, लेकिन ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो गया, 2/3 मोलर ऑफ दिस एंड 2/3 मोलर ऑफ दिस। अब यहाँ बच्चों अगर मैं इसका pKb निकालूं, अच्छा ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, इसका Kb जो होता है वो भी 1.8 × 10⁻⁻5 होता है। इसका Kb बच्चों 1.8 × 10⁻⁻5 होता है। इससे भी आपको कंठस्थ रखना है। अभी log Kb अगर मैं निकालूं बच्चों, माइनस log Kb to determine pKb which is equals to this is equals to minus of logarithm of this, और इसकी वैल्यू भी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, मैं डायरेक्ट लिख दूं मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। 4.74 आएगा बच्चों। और अब इसका pOH निकालिए, तो इसका pOH क्या होगा बच्चों, pOH होगा pKb प्लस न्यूमरेटर में आपको लिखना है बच्चों अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और फाइनली अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बच्चों, दैट यू कैन सी इज 2/3 मोलर, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना बच्चों, 1/3 मोलर। बिकॉज ये बेचारा बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, जितना था उतना का उतना ही चलता रहा, लेकिन हाँ ये डिसोसिएट हो गया। न्यूमरेटर में आपको फाइनली अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना, दैट इज 2/3। डिनोमिनेटर में आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लिखना बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1/3। 3 कैंसल, और ये बच्चों 4.74 आएगा प्लस लॉगरिथम ऑफ 2 आएगा, एंड दिस इज 4.74 प्लस log 2 की वैल्यू बच्चों 0.3010। सो दिस वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ pH, सॉरी POH। ये आपके पास में POH आएगा, एंड वी पीपल आर नॉट हेयर टू डिटरमाइन इस POH, हमें तो pH निकालना है। सो pH कैसे निकलेगा बच्चों, वो घिसी पिटी सी बात है, दैट यू नो दैट pH इज इक्वल टू बच्चों 14 माइनस POH। अब वो फर्दर कैलकुलेशन का काम आपको कर लेने का, वो मैं नहीं कराऊंगा। तो एक सिंपल सा सम था बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा। भाई हमें फाइनल वाले लिखने होते हैं, बट उनको हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट लेके कर लिया करते हैं। अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपने देखी, पिछली भी कुछ प्रॉब्लम देखी, उससे मेरे ख्याल से पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्योंकि ये तो साहब जो है वैसा का वैसे ही पड़ा रह जाएगा बेचारा, लेकिन ये जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। और अमोनियम आयन सॉल्यूशन में जितना भी अमोनियम आयन मिलेगा बच्चों, वो लगभग पूरी तरह से आपको साल्ट के कारण मिलेगा।
एनीवेज आगे बढ़े, ये नहीं किया बच्चों तो कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। चलिए साहब, हमारे पास में एक सॉल्यूशन है जिसमें बच्चों 1 मोल, आपके पास में 1 मोल क्या है बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और 1 मोल ही उसमें बच्चों अमोनियम क्लोराइड है। 1 मोल उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, 1 मोल अमोनियम क्लोराइड है। इसमें आपने 0.2 मोल HCl मिलाया। यू हैव एडेड 0.2 मोल HCl। कैलकुलेट चेंज इन pH में चेंज निकालिए। वीडियो को पॉज कीजिए, आप पहले कर चुके इस तरह के सम्स, अभी फटाफट हो जाएगा। देखिए अभी मैं अगर इस सॉल्यूशन में अगर देखूं बच्चों, तो पहली वाला सॉल्यूशन जो है, जो इनिशियल सॉल्यूशन है बच्चों, जो इनिशियल सॉल्यूशन है उसमें क्या स्थिति बन रही है, दैट इज कंटेनिंग बच्चों 1 मोल उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और 1 मोल बच्चों उसमें अमोनियम आयन है। क्योंकि आपने था जरूर ये, लेकिन ये डिसोशिएट हो गया तो ये कुछ सिचुएशन बनेगी। तो इस बेसिस पर बच्चों इसका जो POH आएगा वो हिंडरसन इक्वेशन से PKB प्लस लॉगरिथम 1/v, यहाँ भी 1/b, और इस तरीके से बच्चों दैट यू कैन सी इज इक्वल टू 4.74। सो ये पहला वाला आ गया बच्चों, ये पहला वाला केस आ गया। अब दूसरा वाला केस जो है बच्चों, जब इनिशियल वाला था और बाद में जो फाइनल सॉल्यूशन जो बाद में आपने बनाया, उसमें क्या सिचुएशन होगी बच्चों। अब आप NH4OH में OH माइनस है और ये H प्लस है, दोनों अपोजिट आयन होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन, दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। सो क्या होगा बच्चों, ये जो OH माइनस आयन था, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में बच्चों HCl जाके रिएक्शन करेगा और इस तरह से कुछ पिक्चर आपके सामने आएगी बच्चों। देखिए T=0 पे इसके 1 मोल थे, इसके 0.2 मोल थे और इसके 1 मोल थे। अब इन्होंने आपस में रिएक्शन करी और कुछ ऐसी सिचुएशन आई भैया, जब इक्विलिब्रियम आया, जब साम्यावस्था आई, तो ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। 0.02 में से 0.2 जाएंगे बच्चों, तो ये तो बिल्कुल जिसको बोलें 0 ही आ जाएगा और ये 0.8 आ जाएगा। और ये 1 मोल था बच्चों, अभी 0.2 मोल्स और बन गए। आई वुड फाइंड दिस इज 1.2। देखिए NH4OH और हाइड्रोजन आयन को कंबाइन करा बच्चों, ये बना। इसके आपने 1 मोल शुरू में लिए, इसके 0.2 मोल लिए और ये 1 मोल लिए। यही था सॉल्यूशन में, 1 मोल इसका था, 1 मोल इसका था और 0.2 मोल HCl मिलाया, मतलब आपने 0.2 मोल बच्चों क्या मिला दिया, H प्लस आयन। ये कुछ सिचुएशन आएगी। तो अब जो नया pH आएगा बच्चों वो कितना आएगा, वो हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए, और जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये आपने अगर कॉपी नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। अब इसका जो pH आ रहा है, नया सॉल्यूशन जो बन रहा है बच्चों, उसका pOH अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उसका pKb कितना है वो आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों, दैट यू हैव ऑलरेडी फाउंड इज 4.74 और न्यूमरेटर में NH4 आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन जो है बच्चों वो 1.2/v है और ये बच्चों 0.8/v है। ये लीजिए, और दोनों का रेशो लेंगे बच्चों तो ये v तो कैंसिल हो जाना है। 4.74 प्लस ये log 3 माइनस log 2 आएगा और ये 4.74, ये बच्चों 0.479 और ये बच्चों 0.301। और उसके बाद में आप चेंज इन POH निकालिए। यू डिटरमाइन चेंज इन POH एंड दैट चेंज इन POH वुड बी इक्वल्स टू बच्चों फाइनल POH माइनस इनिशियल POH। आप निकाल देंगे फाइनल माइनस इनिशियल एंड ऑफ कोर्स यू विल फाइंड कि देयर वुड बी एन एप्रिसिएशन इन POH बिकॉज यू हैव एडेड एन एसिड। आप एसिड मिला रहे हो तो आप अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे देन यू विल फाइंड दिस इज 0.178। इतना ये POH इतना बढ़ गया है। अगर POH इतना बढ़ गया है बच्चों तो नेचुरल सी बात है, आपको चेंज इन pH पूछा है तो चेंज इन pH जो आएगा बच्चों दैट विल बी minus 0.178 because we know that the sum of pH and POH constant, दोनों का सम कांस्टेंट होता है। और हम लोग जब भी कभी हमको टेम्परेचर के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं हो तो वी यूज टू अज्यूम दैट इट इज 25 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का सम 14 होता है।
अदरवाइज दोनों का सम किसी भी टेम्परेचर पे जो भी ले आप बच्चों वो रहेगा कांस्टेंट. सो एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी अनदर क्वांटिटी हैज टू बी डिक्रीज to keep their sum constant. So if you say that POH has been increased by 0.178, then pH has definitely been decreased by 0.178. So बिल्कुल वैसा ही सम है जैसा हम लोगों ने किया था. अब यहां पर देखिए अपोजिट आयन इफेक्ट आया है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है. अगर उस वीक बेस या वीक एसिड में बच्चों में किसी अपोजिट आयन को मिलाता हूं तो उसका डिसोसिएशन बढ़ जाता है और कॉमन आयन मिलाता हूं तो कम हो जाता है. तो यहां विपरीत आयन प्रभाव लगा है भैया, और विपरीत आयन प्रभाव के कारण यहाँ पर आप देखिए एक्चुअली जो पीएच में चेंज आने वाला था वो इसके कारण आने वाला था, और आप इसको तो पूरी तरह से खा गए, आपने इसकी तो पूरी रिएक्शन करा दी. तो रिएक्शन करा दी तो साहब अब पीएच में चेंज उतना नहीं आया जितना कि आना चाहिए था. अभी इसकी जगह अगर कोई नॉर्मल सॉल्यूशन होता, अगर कोई वीक एसिड या वीक बेस का सॉल्यूशन रहता आपके पास में, केवल इसी का सॉल्यूशन होता, आप उसमें ये मिलाते तो ये बिल्कुल सॉल्यूशन की पूरी परिपाटी ही चेंज कर देता, उसको बिल्कुल तहस नहस कर देता. लेकिन केवल ये नहीं था, इसके साथ में ये भी था इसकी रक्षा करने के लिए. भाई आप सोचते कि अच्छा अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, चलो मैं उसमें एसिल मिला देता हूँ, उसका काम खराब करता हूँ. लेकिन आप ये भूल गए कि उसका एक यहाँ पर रक्षक था. तो आप भक्षक बनकर गए पर आप उसका भक्षण नहीं कर पाए बच्चों, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छी तरीके से उसका रक्षण कर लिया था. एनीवेज बच्चों ज़्यादा हिंदी हो चुकी है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ. नहीं किया हो तो मेरी जो सलाह रहती है बच्चों एज यूजुअल, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले खुद से कर लिया करें. नहीं करा है तो फिर कॉपी करेंगे ऑब्वियसली, और कर लिया तो वेरीफाई कर सकते हैं वीडियो को वापस से प्ले करके, या केवल थोड़ा आगे बढ़ा कर माउस से देख सकते हैं कि हाँ आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही किया है या नहीं. और मेरे ख्याल से ये आप कर चुके होंगे, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं था. अब बच्चों हम एक काम करते हैं यहाँ जो है साहब, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही. आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करके करिएगा बच्चों. आप इसमें 0.2 मोल NaOH के मिलाते हैं. फटाफट पीएच में आने वाला चेंज का मान ज्ञात कीजिए. वीडियो को पॉज करके करिएगा. अभी देखिए वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों. इनिशियल सॉल्यूशन में ये दोनों थे, एक्चुअली ये तो ऐसा का ऐसा ही रहा बेचारा, और ये अल्प मात्रा में, ये पूरी मात्रा में डिसोसिएट हो गया. तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहा और ये ऐसा रहा. आपने पीएच निकाला पहले का, ये आ गया POH निकाला. अब फाइनली जब सॉल्यूशन आएगा बच्चों तो आप क्या होगा, इस बार आप देखिए आपने जो मिलाया है बच्चों वो कॉमन आयन मिलाया. NH4OH और NaOH दोनों में कौन सा आयन कॉमन है? OH माइनस आयन. दोनों में OH माइनस आयन कॉमन है बच्चों, तो इसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा. और कैसे हो जाएगा ये देखिए, अमोनियम आयन के साथ में बच्चों OH माइनस आयन, क्योंकि आपने जो 0.2 मोल NaOH के मिलाए हैं एक्चुअली में वो स्ट्रॉन्ग है बच्चों, इसीलिए आपने कुल मिलाकर 0.2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन के मिलाए हैं. आपने 0.2 मोल NaOH के मिलाए थे, मतलब आपने 0.2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन के मिलाए थे. सो ये लीजिए साहब, इन दोनों की केमिकल रिएक्शन होगी और ये बनेगा. फिर मैं यहाँ पर वही बात बोलूँगा बच्चों, इट इज़ नॉट द थिंग कि आप इसको रिवर्सिबल लिखें इरिवर्सिबल लिखें, जैसी आपकी इच्छा करें आप वैसे लिख लें. जनरली हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो हमारी रिवर्सिबल लिखने की आदत पड़ जाती है. एनीवेज सो बच्चों T=0 पे दिस इज 1 मोल, दिस इज 0.2 मोल एंड दिस इज आल्सो 1 मोल. यही कुछ पिक्चर थी. अमोनियम आयन भी 1 मोल था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी 1 मोल था और ये इतना था. अब जब इनकी रिएक्शन होगी, जब इनकी अभिक्रिया होगी तो बच्चों इसके तो 0.2 पूरे रिएक्शन कर लेंगे और इसके 1 में से 0.2 रिएक्शन करेंगे और इधर 1 थे और 0.2 और बन जाएंगे, तो ये कुछ हो जाएगा. सो दिस वुड बी बच्चों 0.8 एंड दिस इज इक्वल टू बच्चों 1.2. ये लीजिए. और अब नया पीएच अगर मैं निकालूं बच्चों तो नया पीएच क्या होगा, नया POH. हाँ भाई, आप न्यूमरेटर में लिखेंगे अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा बच्चों दैट यू विल फाइंड 0.8 ओवर V और ये बच्चों 1.2 ओवर V, ये आ जाएगा. और फिर यहाँ पर बच्चों 4.74 प्लस ये कैंसल होके बच्चों log 2 ओवर 3 हो जाएगा और ये 4.74 प्लस 0.301 माइनस 0.479. अगर मैं चेंज निकालता हूं बच्चों, इफ आई वांट टू फाइंड आउट चेंज, देन चेंज हैज टू बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली अ मैथमेटिकल
algebra, that is final minus initial, here you will find that this change would be equals to बच्चों minus 0.178, and obviously there would be an increment in POH, sorry, there would be a decrement in the POH because you have added a base. अगर base मिलाया है तो pH बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा? जितना POH जितना pH घटा है, तो pH में चेंज आएगा बच्चों, दैट वुड बी 0.178. ऑब्वियसली बेस मिलाया तो pH बढ़ जाएगा, पर फिर भी उतना नहीं बढ़ा जितना एक नॉर्मल सॉल्यूशन में बढ़ता। एक नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या होता बच्चों? नॉर्मल सॉल्यूशन में अगर आप इस OH माइनस को मिलाते तो वो सॉल्यूशन की हालत खराब कर देता, पर ये नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने मिलाया, वो कंज्यूम हो गया, दैट हैज बीन कंज्यूम डाउन, उसे आपने उपयोग कर लिया, खर्चा कर दिया। भाई pH इज नॉट चेंज्ड बिकॉज ऑफ एसिड और बिकॉज ऑफ बेस, इट इज चेंज बिकॉज ऑफ H प्लस और OH माइनस आया। नाउ आपने जो उसमें H प्लस मिलाया या जो आपने उसमें OH मिलाया वो तो खत्म ही कर दिया आपने। भाई आपने उसमें H प्लस को मिलाया या आपने उसमें OH माइनस को मिलाया तो वो तो आप कंज्यूम कर चुके हो, खत्म कर चुके हो, और जब आपने उसको खत्म कर दिया बच्चों तो फिर हाउ यू कैन से कि देयर वुड बी that much change. So here that considerable or appreciable kind of change would not be observed. उतना अधिक परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा अल्प मात्रा में मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों। So ये जो बफर सॉल्यूशन होता है बच्चों, it either works on the principle of अपोजिट कॉमन आयन इफेक्ट और अपोजिट आयन इफेक्ट, वो सम आयन या विपरीत आयन प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। और इस तरीके से उसने जो है आपने जो एक्सेस में H प्लस या OH माइनस को मिलाया था उसने इसको कंज्यूम कर दिया, और ये जो कंज्यूम कर देने की जो पूरी प्रक्रिया है बच्चों, इसी पूरी प्रक्रिया को हम कहा करते हैं बच्चों बफर एक्शन, इससे बफर प्रक्रिया कहा जाता है। एंड प्रैक्टिकली हम लोग जो बफर सॉल्यूशन यूज में लाते हैं बच्चों, उनका जो POH होता है, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको एसिडिक बफर में बताया था, वैसे यहाँ पर इनका जो POH होता है बच्चों, दैट यू विल फाइंड, इनका POH जो होता है बच्चों वो pKb-1 से pKb+1 के बीच होगा, वो pKb-1 से pKb+1 के बीच होगा। एक बात और मैंने यहाँ पर बच्चों अभी पर्टिकुलरली अमोनियम आयन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करी, बट वीक बेस तो कोई भी हो सकता है बच्चों। तो जनरलाइज वे में अगर मैं बात करना चाहूँ, मान लीजिए कोई वीक बेस था बच्चों BOH जो कि डिसोसिएट हो रहा है B प्लस और OH माइनस में, जो कि डिसोसिएट हो रहा है बच्चों B प्लस और OH माइनस में, तो जो POH होगा वो क्या होगा? दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू PKB प्लस न्यूमरेटर में बच्चों, न्यूमरेटर में आप किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे? न्यूमरेटर में आप B प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे और डिनोमिनेटर में BOH का। भाई न्यूमरेटर में आप जो वो बेसिक आयन था ना उसका लिखेंगे और डिनोमिनेटर में किसका लिखेंगे? BOH का। सो अब ये जो हिंडरसन इक्वेशन है बच्चों, ये हिंडरसन इक्वेशन जनरलाइज्ड वे में आ चुकी है, सामान्य रूप में आ चुकी है। दैट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर अमोनियम आयन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन, जैसा पिछली बार आपने एसिड में किया, बस वैसा ही। ये तो एक बात रही बच्चों, और उसके अलावा मैं और आपको कुछ यहाँ पर बताऊँ काम की बात। क्या काम की बात? मैंने जैसा बताया बच्चों कि इसका जो POH है वो इस रेंज के बीच में लाई करता है, एंड यू विल फाइंड इसकी जो बफर एक्शन है या बफर कैपेसिटी है, दैट वुड बी मैक्सिमम बच्चों जब इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। जब साल्ट और बेस, अगर साल्ट और बेस दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बच्चों सेम हो, जो कॉन्सेंट्रेशन साल्ट का है अगर वही बेस का रहे तो इन दोनों का रेशो कैंसिल होके बच्चों 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये दोनों बराबर रहे, इफ दीज टू आर इक्वल, तो इन दोनों का 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। मतलब इस केस में जो POH है दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू PKB, और इस केस में जो बफर एक्शन होगा बच्चों वो मैक्सिमम होगा, बफर एक्शन मैक्सिमम होगा। इस भाई देखिए प्रैक्टिकली जो बफर सॉल्यूशन होते हैं उनकी POH वैल्यू इस रेंज में लाया करती है, PKb-1 से PKb+1 के बीच में लाया करती है। पर अगर ये दोनों बराबर हैं, मतलब साल्ट और बेस के कॉन्सेंट्रेशन बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, log 1 0 हो जाएगा, POH PKB आ जाएगा। इस केस में बच्चों जो बफर एक्शन आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो आपने एसिडिक बफर देखे बच्चों, बेसिक बफर देखे। एज सच कुछ हद तक हम कभी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें या स्ट्रॉन्ग बेस ले लें तो उनको भी हम लोग बफर सॉल्यूशन की जैसे ट्रीट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस।
जैसे मान लीजिए आप अगर मान लीजिए HCl लेते हैं, अब HCl के बहुत सारे अमाउंट में अगर आप थोड़ा बहुत अमाउंट अगर बच्चों HCN का मिला दें तो HCl के pH में कोई खास चेंज नहीं आएगा, बहुत हल्का सा परिवर्तन आएगा। तो अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में, भाई मैंने जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, अब इसमें मैंने अगर वीक एसिड मिला दिया या कोई वीक बेस मिला दिया तो इसकी सेहत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन या स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन भी कुछ हद तक बफर सॉल्यूशन के जैसे काम कर सकता है। आई रिपीट, स्ट्रॉन्ग एसिड था, आपने उसमें इसको मिलाया, पर आपने स्ट्रॉन्ग में अगर वीक को मिलाया तभी, अगर आपने स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग को मिलाया, अब ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग ज़्यादा चेंज करेगा, वीक कम चेंज करेगा। अब इसमें क्या था, इस तरह के बफर सॉल्यूशन जब आपने देखे तो उनमें वीक एसिड या वीक बेस अगर आप ले रहे थे तब भी आपने उसमें स्ट्रॉन्ग को मिला देने पर भी पीएच में कोई खास चेंजेस नहीं आया। भाई ये वीक बेस था, आपने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस को मिला भी दिया तो पीएच में कोई खास चेंज नहीं आया। लेकिन अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग को मिला दे, अगर आप यहाँ पर देखें तो यदि मैं क्या करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर वीक लिया था और अगर मैं ये NH4Cl नहीं लेता तो आप चेंज देखते बहुत आ जाता। भाई चूंकि ये अमोनियम आयन था तो ये अमोनियम आयन इसको यूज़ करके चला गया तो काम हो गया आपका। अगर ये नहीं होता तो फिर ये काम हो पाता क्या, नहीं हो पाता। सो यहाँ मैंने जैसा आपसे कहा बच्चों कि ये जो हम लोग जो साल्ट लेते हैं वो एक तरह से यहाँ पर उसका प्रोटेक्शन कर रहा है, उसका रक्षण कर रहा है, वरना ये आकर उसका भक्षण कर जाता। भाई आपने जो एक्सेस में हाइड्रोजन आयन मिलाया है या एक्सेस में जो OH- आयन मिलाया है वो तो इसको ख़त्म कर देता, निपटा डालता इसको, क्योंकि ये तो बेचारा वीक था। लेकिन ये आ गया तो कम से कम कुछ उसने बचा लिया। उसी तरह से अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन को या स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग पीएच में को भी हम लोग बफर सॉल्यूशन के जैसे मान सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें हमने किसी वीक एसिड को या वीक बेस को मिलाया तो फिर कोई खास चेंज उसमें नहीं आएगा। तो ये बच्चों बफर सॉल्यूशन बेसिक किस्म का बफर सॉल्यूशन देखा। और इसमें बेसिक क्यों देखते हैं, इसको बेसिक क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि सीधी सीधी बात है, यहाँ जो पीएच आएगा दैट वुड बी मोर देन 7। भाई आपने जो पिछला वाला जो देखा था उसमें पीएच लेस देन 7 आ रहा था, आपने सम्स करे उसमें देखा आपने पीएच लेस देन 7 था, इसीलिए बच्चों वो एसिडिक था। और यहाँ पीएच वैल्यू जो आई थी बच्चों वो मोर देन 7 आ रही है। भाई आपने POH निकाला, POH लेस देन 7 है तो पीएच मोर देन 7 होगा, और अगर पीएच मोर देन 7 है तो नेचुरली बेसिक। और पिछली बार क्या था, पीएच बच्चों लेस देन 7 आता, आपने सम्स करे हैं उसमें पीएच लेस देन 7 था, इसलिए वो था एसिडिक बफर सॉल्यूशन।